तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत कीजिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। सर, बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसकी चर्चा तो दिल्ली तक है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है जनता का? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे याद किया। चर्चा की दृष्टि से जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में आपने कहा है, तो जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के लिए नया विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला राजनीतिक दल है। अगर प्रतिपक्ष में है तो भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है और पक्ष में है तो भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। अगर हम पक्ष में हैं तो निश्चित रूप से लगातार सेवा, जन कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। चुनाव के समय जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी उपलब्धियों को उनके सामने रखते हैं जी। इस बार जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम 5 स्थानों से प्रारंभ हुआ और मैं समझता हूं कि एक लंबा सफर तय किया गया और इस यात्रा में मुझे भी अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। तो जन आशीर्वाद यात्रा को छोटे छोटे स्थानों पर भी जिस प्रकार का जनता का समर्थन था, स्नेह था, बड़ी सभाएं थीं, छोटी सभाएं थीं, स्वागत के कार्यक्रम थे, तो जो लोगों के आंखों में चमक दिखाई दे रही थी उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं ये यात्रा अभूतपूर्व रही है, ऐतिहासिक रही है और जनता का जो समर्थन इस यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेगा। प्रदेश में 2003 से आपकी सरकार है, आपको लगता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा होगा? और हमें तो यह भी जानकारी मिली है कि इस एंटी इनकम्बेंसी से निपटने का जिम्मा आप ही को सौंपा गया है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी तब होती है जब सरकार पूरी तरह अकर्मण्य हो, लोगों में परेशानी हो, तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ खड़ी होती है। जैसे 2003 था, 2003 का चुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो मध्य प्रदेश में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पीने के पानी का संकट था, पॉलिसी पैरालाइज हो गई थी, खजाना खाली था, भ्रष्टाचार का आलम था। तो निश्चित रूप से हम भी चुनाव लड़ रहे थे, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी मिला और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने भी वोट दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार विकास के काम कर रही है। पहले प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज हैं। लाडली बहना जैसी योजना के माध्यम से 1,41,00,000 बहनों के जीवन स्तर को बदलने के लिए लाडली बहना योजना बनाई गई, उसका लाभ भी आम लोगों को मिल रहा है। और बाकी गरीब कल्याण से संबंधित अनेक योजनाएं हैं जिनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 2003 में जब हम आए थे तो मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट होता था। आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार की वजह से 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सिंचाई का जो रकबा था वो उस समय 6 लाख हेक्टेयर था, आज 46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है और अगले बार 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है कि देश के जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान उल्लेखनीय है। एग्रीकल्चर ग्रोथ में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अच्छी भूमिका निभा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत अच्छी है।
केंद्र सरकार के कार्यक्रम, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, मध्य प्रदेश की भूमिका तो बहुत सी सरकारी योजनाएं जब ये सारे कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल रहे हैं और ये जनता से जुड़े हुए हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का सवाल खड़ा ही नहीं होता। चलिए, आप आशान्वित हैं कि सरकारी योजनाओं और सरकार के कामकाज के बूते एक बार फिर से आपकी वापसी होगी मध्य प्रदेश में। अब चूंकि ये चुनावी मंच भी है तो आपके कुछ बयानों की भी बात कर लेते हैं। आप बार बार दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार क्यों कहते हैं? आखिर ऐसा क्या कर दिया दिग्विजय सिंह ने? देखिए, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय मध्य प्रदेश दुरावस्था के कगार पर पहुंच गया था और इसलिए उस कालखंड में जो अभावग्रस्त राज्य था, जो दुरावस्था थी, उसके कारण इस प्रकार की संज्ञाएं दी गई थी। अब चूंकि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो जब भी कभी बात आएगी या चुनाव आएगा तो सब लोगों की आलोचना करना है तो दिग्विजय सिंह जी की भी आलोचना करना पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए, छिंदवाड़ा का गढ़ भेदने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? छिंदवाड़ा किसी का अकेले का गढ़ नहीं है। कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी परसिमन से पहले विधानसभा की 8 सीटें उस जिले में हुआ करती थी। कमलनाथ जी उस समय भी एमपी थे और भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटें छिंदवाड़ा में जीत चुकी है। इसलिए वो किसी एक व्यक्ति का गढ़ है, ये गलतफहमी हम लोगों को निकाल देनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा सहित 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हमारी कोशिश है कि हम बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। इस चुनावी मौसम में बीजेपी की तरफ से एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है करप्शन नाथ। इस पर क्या कहेंगे आप? स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी बहुत लंबे कालखंड तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे। मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता सिर्फ तकनीकी रूप से ही था, बाकी मध्य प्रदेश में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन पिछले दिनों जब वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो उस समय जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का सिलसिला बढ़ा, इसलिए इस प्रकार की संज्ञाएं उन्हें मिलती हैं। अच्छा, ये बताइए, मध्य प्रदेश में सीएम इन वेटिंग कौन है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व का भाव है। सभी कार्यकर्ता, प्रदेश का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के सानिध्य में पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रहा है। यहाँ पर न सीएम का झगड़ा है, न सीएम इन वेटिंग का कोई झगड़ा है। लेकिन यहाँ पर शिवराज भी हैं और महाराज भी, तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। जो व्यक्ति विचार से जुड़ेगा और अपने को कार्यकर्ता समझेगा, उसी की स्वीकार्यता इस पार्टी में बनती है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का फॉर्मूला क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस पर मुझे गर्व है। मैं स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की भूमिका निर्वाह कर चुका हूं। आज पार्टी ने मुझे केंद्र में भूमिका दी है, लेकिन जब चुनाव का समय है और पार्टी ने मुझे काम सौंपा है कि मैं मध्य प्रदेश में रहकर मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं का सहयोग करूं और इस चुनाव के युद्ध में अपना योगदान दूं, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं काम कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्य हैं उन कार्यों के क्रियान्वयन में समन्वय रहे और हम हर कार्यक्रम का सिलसिलेवार ऐसा क्रियान्वयन करें जो कि हमारी जीत में सहायक हो।
चुनाव चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के, महिला वोटर्स पर खास तौर पर फोकस है बीजेपी का। अब देश में महिला आरक्षण की बात हो रही है, प्रदेश में भी आपने लाडली योजना और भी बहुत क्षेत्र में महिलाओं और बच्चियों के लिए योजना चलाई हुई है। अब महिला आरक्षण की बात देश में हो रही है तो उसको लेकर राहुल गांधी ने संसद के अंदर कहा है कि महिला आरक्षण बिल फौरन लागू क्यों नहीं किया जा सकता, नोटबंदी की तरह। इसके लिए परिसीमन का इंतजार क्यों किया जा रहा है? कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में और कुछ पार्टियां राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी होती हैं जिनकी आयु तो बढ़ती है लेकिन उनकी अक्ल का विकास नहीं होता। ऐसे ही भूमिका में आज कुछ राजनीतिक दल और कुछ व्यक्ति हैं। जहां तक बहनों का सवाल है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय संस्कृति, इसमें महिलाओं का स्थान हमेशा ही सम्मान का स्थान रहा है। जहां तक महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण की बात है और महिला आरक्षण की बात है, तो मुझे ध्यान है आज से 25 साल पहले बड़ोदरा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। हमारी पार्टी की नेता सुषमा स्वराज जी उसमें उपस्थित थी। उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था कि बहनों को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलना चाहिए। बीजेपी की वर्किंग कमेटी ने उस प्रस्ताव को पास किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति बनाई और उस समिति ने विचार करके रिकमेंडेशन किया कि हम लोग विपक्ष में हैं, इसलिए पार्लियामेंट में तो प्रस्ताव पास नहीं कर सकते, लेकिन सिद्धांत रूप में हमने इसे स्वीकार किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जो इकाइयां हैं उस हर इकाई में 33% आरक्षण बहनों को दे। देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसमें यह आरक्षण आज भी लागू है। और जब हम इस स्थिति में आए कि हम लोकसभा में इसको पास करा सकें, तो नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टि वाले नेतृत्व ने बिल पेश किया। सर्वसम्मति से हमने इसको पारित कराया। जिन लोगों ने योगदान किया उन्हें धन्यवाद दिया। जो लोग कांग्रेस सहित इधर उधर की बातें कर रहे हैं, किंतु परंतु लगा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि उनको भी सरकार में रहने का अवसर मिला था। उनके समय भी बिल विद्यमान था। वो भी चाहते तो महिलाओं को आरक्षण दे सकते थे, लेकिन न तो उनके नेतृत्व में ताकत थी, न उनकी नीति ऐसी थी और न ही उनकी नियत थी। इसलिए वो चूक गए और मोदी जी नया इतिहास बनाने में सफल रहे। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल कि नए संसद भवन में जो महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हुई और जो शब्द सबसे ज्यादा गूंजा वो था ओबीसी। अब कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दल इस आरक्षण के भीतर ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार ने भी बिल बनाया था, उस बिल में क्या प्रावधान थे? पहले उस बिल के प्रावधान को वो स्पष्ट करें, तब देश की जनता को गुमराह करने का झूठा प्रयत्न करें। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब हैं, तो आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या ये असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस दोनों का मुद्दा एक होगा या फिर अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है और मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर हम लोग आम जन तक जा रहे हैं। लेकिन हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित और नौजवान के लिए समर्पित है और उनकी सरकार के तमाम सारे कार्यक्रम हैं जिनमें मध्य प्रदेश की सरकार ने क्रियान्वयन करने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के नागरिकों को मिला है। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से जो समर्थन मिलेगा दोनों सरकार की योजनाओं को मिलेगा और जब 24 में लोकसभा का चुनाव होगा तो हम विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे और लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे।
अब से थोड़ी देर पहले कमलनाथ जी भी हमारे साथ डिजिटली जुड़े थे और वो एक बात कह कर गए हैं। बात सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए जो हिंदुत्व है वो उसके प्रचार का जरिया है। ये देश सनातन का है, सनातन आचार और विचार का नजरिया है। देखिए, सनातन अनंत है। सनातन पहले भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। सवाल इस बात का है कि जो अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी है, उस अलायंस के पार्टनर अगर सनातन को मलेरिया कहें, डेंगू कहें, उससे तुलना करें और कांग्रेस के नेता मौन साधे रहें तो क्या माना जाए? इसका जवाब न कमलनाथ जी के पास है न राहुल जी के पास है। कमलनाथ जी व्यक्तिगत रूप से सनातनी हो सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस सनातन की पक्षधर नहीं थी। कांग्रेस सीजनल हिंदू है। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। चाहे वो राम मंदिर का विषय आया हो तो यही कांग्रेस पार्टी है जो राम के अस्तित्व के मामले में एफिडेविट कोर्ट में दे रही थी। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने राम सेतु के मामले में नकार दिया था कि राम सेतु नहीं है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि अब चुनाव के लिए हिंदुत्व की जरूरत है तो राहुल गांधी जनेऊ पहनने से नहीं चूकते हैं। तो ये जो सीजनल हिंदुत्व है यह देश के लिए भी खतरनाक है और व्यक्ति के लिए भी खतरनाक है। और देश की जनता है, ये सब जानती है और सब जानने के बाद जब मौका आता है तो रिजल्ट देती है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि आपने सिर्फ चुनाव में माहौल बनाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उछाला। देखिए, हमने वन नेशन वन इलेक्शन की बात अधिकृत रूप से तो कही नहीं, लेकिन वन नेशन और वन इलेक्शन देश के लिए एक आदर्श स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक अवसरों पर देश को आह्वान किया है कि इस पर देश के लोगों ने विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और हम लोग इस पर कैसे आगे बढ़ें, इस दिशा में हम लोगों को चलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, वन नेशन वन टैक्स हो और राम मंदिर का सवाल हो, धारा 370 को समाप्त करने का सवाल हो, ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट और चुनाव का विषय नहीं है। ये देश से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं और हम सब लोगों ने इस समय पर करके भी दिखाया है। अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल होता और धारा 370 का मामला बोर्ड से जोड़कर देखता तो हम 2019 से पहले धारा 370 को खत्म करके चुनाव में जाते। अगर राम मंदिर के विषय को आप बोर्ड से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी देखती तो हम 2019 के बाद राम मंदिर बने इस बात का प्रयास नहीं करते। हम 2019 से पहले राम मंदिर के विषय को निराकरण करवाने में मदद करते, सहयोग करते और उसके बाद चुनाव में जाते। लेकिन चुनाव होने के बाद धारा 370 को हमने समाप्त किया, राम मंदिर बनने के मार्ग को प्रशस्त किया। ये सारे विषय देश और आस्था के हैं, इनको चुनाव से जोड़कर देखना यही संकीर्ण मानसिकता है और इसी की सजा कांग्रेस को देश भर में मिल रही है। बतौर कृषि मंत्री बहुत सी चुनौतियां हैं मध्य प्रदेश में भी और देश में भी, खास तौर पर तब जबकि कृषि कानून के फायदे आप लोगों ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं पाए और यह कानून वापस लेना पड़ा। सवाल यह भी कि क्या कृषि कानून फिर से लाए जा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृषि और किसान दोनों की समृद्धता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषि को भी आगे बढ़ाया है और किसान को भी समृद्धता के पथ पर बढ़ाने का प्रयत्न किया है। हमारी कोशिश थी कि कानून के माध्यम से भी एक बुनियादी सुधार लाया जाए। हम उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन कृषि आगे बढ़े और कृषि का योगदान देश के जीडीपी में मजबूती से रहे और हम देश की खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर पाए। और आज पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपेक्षा खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से है वो हमारी कृषि
पूरी करने में समर्थ हो, इसके लिए प्रयास जारी रहेगा। और अंत में जाते जाते 2018 में आपने नारा दिया था अब की बार 200 पार, तो इस बार क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं आप, मतलब आपकी पार्टी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बूथ से लेकर राज्य स्तर तक हमने योजना बनाई है, उस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर जन आशीर्वाद यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। इस दिन प्रदेश भर के लाखों कार्यकर्ता उपस्थित रहने वाले हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प लेंगे। और मैं उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर यह विश्वास पूर्वक कहने का साहस कर सकता हूं कि नवंबर में मतदान होगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह तोमर जी, जोरदार तालियां। सभी सवालों के आपने बेबाकी से जवाब दिए, हमारे इस मंच पर आए, बहुत धन्यवाद आपका।